बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, आपको मंडे ब्लूज़ नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि जब आप वीकेंड के बाद ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं तो कभी कभी आपका ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा होता, मोस्टली वैसे नहीं कर रहा होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिनका सैटरडे ऑफ होता है, संडे भी ऑफ होता है, यानी लॉन्ग वीकेंड होता है, उनके लिए तो ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल होती है। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका दिल कर रहा होता है, मतलब वो वीकेंड पे घर पे बोर हो जाते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं मैं जानना चाहती हूँ और आपने मुझे बताना भी है। लेकिन जनाब मेरा वीकेंड ओवरऑल अच्छा रहा, क्योंकि इस लॉन्चिंग वीक के बाद ये जो वीकेंड था ये थोड़ा रिलैक्सिंग था, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्चिंग वीक में हमारी जो एक्साइटमेंट थी, हमारा काम था, हमारी जो दीगर चीज़ें थी, हमारी ओवरऑल टीम की बड़ी हैपनिंग सा था ये वीक मेरे लिए। लेकिन स्टिल जी आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके होंगे या ऑफिस पहुंच भी चुके होंगे। वैसे 9 o'clock ऑफिस हो जाता है स्टार्ट। अच्छा जी, मुल्क की सूरत हाल की भी बात करेंगे, क्योंकि आगाज़ में पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, और इस ट्विस्ट के हवाले से हम बात आज करने वाले हैं। वो है जी तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी में ट्विस्ट। शिबली फराज साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुए, कल उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई कि बानी पीटीआई ने स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इजाज़त दे दी है, जिस पर जो हुकूमती इत्तेहाद है, दीगर जमातें हैं, वो खासी तनकीद भी कर रही हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि जी ये ख्वाहिश और शौक़ पूरा कर ले पीटीआई। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा कि मिस कॉल्स दी जा रही हैं, बानी पीटीआई से इंतज़ार में है कि उनको, लेकिन उनके लिए मिस कॉल की सहूलत मैसर नहीं है। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई मुख्तलिफ जो अपोजिशन के हवाले से, चूँकि अब तहरीक इंसाफ अपोजिशन के अंदर मौजूद है, तो उनकी जो ये स्ट्रैटेजी में शिफ्ट आया है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले देखा है कि तहरीक इंसाफ या इसकी जमात के ऊपर ये सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि जी इनको स्टैब्लिशमेंट ने लाया गया, और जब स्टैब्लिशमेंट ने इनको हटाया तो उसके बाद इन्होंने उनको ही तनकीद का निशाना बनाया। अब बानी पीटीआई की जानिब से स्टैब्लिशमेंट जो पार्टी है और दीगर रहनुमा हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जो राबते हैं, जो उनके साथ मुज़ाकरात हैं, उसके लिए इजाज़त देना, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ही कह सकते हैं हम। इमरान खान साहब के इस जो स्ट्रैटेजी है, दीगर जो तहरीक इंसाफ इस वक्त स्ट्रैटेजी इख्तियार किए हुए, इस पर हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान खान साहब ने अपनी जमात को जो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, क्या इसका गोल होगा, क्या वो गोल अचीव हो पाएगा? और इस मौजूदा सूरत हाल में जिसमें हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, जो कि अभी मुस्लिम लीग नून के हाथ में है, आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है, और जो मुज़ाकरात हैं इनसे इनको कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक वास्ता हो सकता है? अर्मिला साहबा बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अभी तो ये तय नहीं हो रहा कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसा मैंडेट दिया भी है कि नहीं दिया हुआ। उनकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे, या डीजी जो आई हैं उनसे बात करेंगे, यानी जो आईएसआई के इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। लेकिन हामिद खान साहब ने एक मुख्तलिफ बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेंगे और ना हम ऐसा करना चाहते हैं। तो हम सिविलियन बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं और उसी पर यकीन रखते हैं। तो अभी खान साहब की तरफ से ये वादे नहीं हो पाया कि वो क्या राय रखते हैं, किसके साथ हैं। तो उनकी जमात के मुख्तलिफ रहनुमा जो बातें कर रहे हैं, वो उन पर बहस भी हो रही है, उन पर गुफ्तगू भी हो रही है, लेकिन खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बराह रास्त अभी सामने नहीं आया। जब वो सामने आएगा तो फिर ज़्यादा यकीन के साथ या इत्मीनान के साथ उस पर बात की जा सकेगी। यानी अभी मौक़िफ़ उनका डायरेक्टली नहीं आया, जिस पे अभी ये सिर्फ कयास राइयाँ ही हो सकती हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब हुकूमत के हवाले से हम देख रहे हैं कि जब से हुकूमत आई है और उससे पहले भी जो ये मौशी हालात हैं कुछ इतने साजगार नहीं हैं। ऐसी सूरत हाल में बतौर अपोजिशन पीटीआई के रोल के हवाले से आपको क्या लगता है कि ये कोई ख़तरा साबित हो सकते हैं पीटीआई बतौर अपोजिशन हुकूमत के लिए?
देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के मुतमईन होने या नामुतमईन होने का मामला नहीं है। जो इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक़िद हुए थे, उनके नतीजे में यह हुकूमत कायम हुई है और एस्टेब्लिशमेंट उन इंतखाबात को अपने तौर पर मुनसफ़ाना समझती है और आज़ादाना समझती है। और जो उन पर एतराज़ात हैं और जो उन पर सवालात हैं, वो पीटीआई की तरफ से उठाए जा रहे हैं और दूसरे जो हमारी बरसर इक़्तिदार जमातें हैं और एस्टेब्लिशमेंट, दोनों जो हैं वो ये समझते हैं कि ये इलेक्शन जो हैं वो एक अवाम की राय की तर्जमानी करते हैं और उनके ज़रिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुमलकत का कारोबार चला रहे हैं। सही। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है, उससे अलग नहीं हुई। ठीक है शामी साहब, वही सवाल मैं दोबारा मईशत के हवाले से आपसे करूंगी। ऑपोजिशन के तौर पे आप पीटीआई का जो किरदार है उसको क्या समझते हैं आप? देखिए, हुकूमत मुआशी बदहाली का शिकार नहीं है, हमारी रियासत मुआशी बदहाली का शिकार है और हुकूमत जो है इस सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रही है। कोई भी हुकूमत आ जाए, किसी के पास वो जादू की छड़ी नहीं है जो वो घुमाए और मुल्की मसाइल को हल कर दे। हर बरसरे इक़्तिदार आने वाले को जान लड़ानी होगी, मेहनत करनी होगी और मौजूदा हुकूमत जो है वो भी अपनी सी कोशिश कर रही है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बड़े यानी काम करने वाले शख्स हैं। उनकी शोहरत जो है वो एक बड़े फ़ाल शख्स की है और वो अपने काम पर लगे हुए हैं। तो अगर उनसे भी मामला संभाले नहीं जाएंगे और तो फिर यानी जो कैसे हम कह सकते हैं को कोई दूसरा उनको आसानी से संभाल लेगा। इसलिए बेहतर बात तो यही है कि सारी सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो यकसू होके और एक ऐसे एजेंडे पे मुत्तफ़िक़ हो जाएं जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें और पाकिस्तान में तसलसल भी कायम रह सके, मईशत की बहाली का और जो हमारी सनत है, हमारी जो ज़राअत है उसकी बहाली का। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो भी हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके जो मुज़ाकरात के हवाले से आपने ख़ुद भी कहा कि जब तक इमरान खान साहब की जानिब से हतमी जो कह लें एक स्टेटमेंट नहीं दी जाती तब तक ये चीज़ें सिर्फ कयास आराइयों तक ही हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो अब हुकूमती अरकान हैं जिसमें हम ख्वाजा साद रफ़ीक की बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी बात कर रहे थे, जो अब तनकीद कर रहे हैं, दो कि उनका इख्तलाफ रखना जायज़ है, लेकिन स्टिल क्या अपने टाइम के ऊपर या अपनी ज़रूरत के तहत ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करती रही हैं जमातें और बातचीत करती रही हैं? देखिए, माजी में जो कुछ होता रहा है उसे दोहराना नहीं चाहिए। और जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार थे तो उनकी मर्ज़ी से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे अपोजिशन के लोगों से मिला करते थे और अपोजिशन के लोग उनसे मिलते थे और इमरान खान साहब ने अपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट के सुपुर्द कर रखा था कि वही उसको डील करे। लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात से दूर रहना चाहती है और जो हुकूमत है वो अपने हाथों में मामलात लेकर और खान साहब से बात करना चाहती है या खान साहब से मामला करना चाहती है। तो अब ये मुख्तलिफ सूरत हाल है। अब तो इमरान खान साहब को और उनके जो मुखालिफ सियासी रहनुमाएँ उनको इकट्ठे बैठना होगा। अगर वो महमूद अचकज़ई साहब से मिल सकते हैं और अगर वो मौलाना मुफ्ती मौलाना फजलुर रहमान साहब से मामला कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं तो दूसरों के साथ भी उन्हें गुफ्तगू के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, गुफ्तगू के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ या उनकी पार्टी बड़ी कंसर्न है और ओवरऑल वैसे भी कंसर्न्स हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है, आप उसको किस तरह से समझते हैं और इसकी अखलाकी हैसियत क्या है इस सारे सिनेरियो के अंदर? देखिए, बुशरा बीबी की शिकायत हैं और उनके नतीजे में उनका तिब्बी मुआयना हो चुका है
उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर जो हैं वो इनका मुआयना कर चुके हैं और उन्होंने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। और जो कुछ इस हवाले से पीटीआई के ज़िम्मेदारों की तरफ से कहा जा रहा है वो उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई किसी भी डॉक्टर की तरफ से। लेकिन बहरहाल जो शिकायत भी हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो मुनासिब बात तो ये होगी कि बुशरा बीबी जो हैं उनको रहा किया जाए और वो अपने ताकि आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। उनका जो मुकदमा चल रहा है एक ऐसा मुकदमा जिसका कोई सर है ना पैर है, उसमें हुकूमत अदालत में ये कह सकती है कि उनकी ज़मानत मंजूर कर ली जाए या हुकूमत ख़ुद अपने तौर पर भी उनको उनकी ज़मानत जो है उसका एहतमाम कर सकती है। तो जो कुछ भी इंतज़ाम हो कानूनी सतह पर बुशरा बीबी को रहा होना चाहिए और ये जो बहस है इसका सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। इसका सिलसिला बंद होना चाहिए और अखलाकी तौर पे भी ये चीज़ें सियासत के अंदर तो ज़ाहिर है हम ऑन एंड ऑफ देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई अच्छा ट्रेंड हमने सेट होता हुआ नहीं देखा है। शामी साहब, आपकी भी बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बहुत सारी बातों पर कस्में उठाकर वजाहतें भी दी हैं, ऐसी क्या नौबत पेश आ गई? देखिए, बाजवा साहब से मुलाकात कोई तयशुदा मुलाकात नहीं थी। अचानक एक शादी की तकरीब में हमने एक दूसरे को देखा तो बातचीत शुरू हो गई। और वो जो कुरान करीम तो उनकी जेब में था और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कुरान करीम हमेशा अपनी जेब में रखते हैं ताकि अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो उसकी तलावत शुरू कर दें। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो बरकत के लिए या हिफाजत के लिए भी कुरान करीम अपनी जेब में रखते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिनके जो वालिदैन या जिनकी बेगमात जो हैं वो इसका एहतमाम उनकी तरफ से किया जाता है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं मालूम कि बाजवा साहब जो हैं वो कुरान जो है उनकी जेब में क्यों था। हो सकता है वो फारग औकात में तलावत करते हों, हो सकता है वो उसे हिफाजत जो है उसका ज़रिया समझते हों। बहरहाल उन्होंने अपनी जेब से कुरान करीम निकाला और कई बार उस पर हाथ रखने की कोशिश की और अपनी बात जो है उसको उन्होंने ज़ोरदार अंदाज में पेश किया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो वही जानते हैं। मैं उसका ज़्यादा जो है उस बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकता और ना ही उनके दिल में उतर कर देख सकता हूँ। जाहिर है, ठीक हो गया। शामी साहब, दूसरी जानिब मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है इसके हवाले से मैं आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है कि सफारती सतह पे पाकिस्तान की जानिब से बहुत अच्छे इकदाम भी किए गए, जिसमें हम एक तरफ सऊदी अरब की बात करें, दूसरी तरफ ईरानी जो सदर हैं उनको जिस तरह से वेलकम किया गया और जिस तरह से उनकी यहाँ पे उनके इस टूर को लेके, उनके इस विज़िट को लेके जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक तरफ तो जहाँ हम सऊदी अरब की बात करें, दूसरी तरफ हम अपने दीगर ममालिक की बात करें, हमसाया ममालिक की बात करें, आप पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसको आप किस तरह से समझते हैं? क्या लगता है कि दुरुस्त समत के अंदर जा रही है हमारी पॉलिसीज़? देखिए, सऊदी अरब जो है उससे तो हमारे बहुत देरीना ताल्लुक़ात हैं और जो हमसाए हैं वो भी हमारे, उनकी भी दोस्ती है। ईरान की ख़ास तौर पर ईरान से हमारे ताल्लुक़ात तो सदियों पुराने हैं और उसके भी साथ हमारे मज़हब का, सकाफ़त का, ज़ुबान का रिश्ता है। और इंडिया जो है उससे भी हम ताल्लुक़ात बेहतर बनाना चाहते हैं और कायद-ए-आज़म ने कहा था कि अमेरिका और कनाडा जैसे ताल्लुक़ात होंगे पाकिस्तान में और इंडिया में, तो ज़ाहिर है कि वहाँ भी हमारी मंजिल जो है वो तो दोस्ती है और ताल्लुक़ात की बहाली है। तो ये सारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है सऊदी अरब का, सऊदी अरब की साथ ताल्लुक़ात में और हमारे हमसायों के साथ ताल्लुक़ात में कोई तज़ाद नहीं है। ईरान के साथ उनके मामलात ख़राब थे, लेकिन वहाँ उनकी भी मुफाहमत हो चुकी है और चीन ने उसमें बुनियादी किरदार अदा किया है। तो ऐसे में तो हमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं है कि हम सऊदी अरब या ईरान में से किसी एक का हमें इंतखाब करना पड़े। हम दोनों के साथ यकवक्त ताल्लुक़ात अच्छे रख सकते हैं और रख रहे हैं। ठीक हो गया, हम अच्छे ताल्लुकात रख भी सकते हैं और रख रहे भी हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक इनिशिएटिव का कहा है, जिस पे शामी साहब का कमेंट था कि अभी तक हतमी तौर पे खान साहब की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, सो अभी तक ये कयास सराइयों तक ही है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। इकोनॉमी के हवाले से हमने पहले भी डिस्कशन की, लेकिन हमें पता है और कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर चूँकि कराची गए थे और वहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें मुख्तलिफ मशवरे उनको दिए गए थे इस कम्युनिटी की जानिब से। उन्होंने कहा गया था कि जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर या ओवरऑल भी उनको बेहतर लाया जाए। दूसरा जो पॉलिटिकल हार्मनी है, जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आनी चाहिए, और कराची के ओवरऑल हालात व वाक़यात को अगर बेहतर किया जाए तो, क्योंकि हम जहां इकॉनमी की बात करते हैं, मुल्क की मैशत की बात करते हैं, तो कराची कहा जाए कि हब है इस इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। और ओवरऑल वहाँ पे जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है। उसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बिज़नेस एक्टिविटीज़ को वहाँ पर बेहतर किया जाए तो ओवरऑल मुल्क के अंदर जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। हम आज इसी हवाले से बात करेंगे कि कराची क्या रोल प्ले कर सकता है और जो मशवरे प्राइम मिनिस्टर को दिए गए थे उन पर इम्प्लीमेंट किस हद तक हो तो मुल्क के अंदर जो इकॉनमी के हवाले से हम बात करें कि अनस्टेबिलिटी है वो बेहतर हो सके, और जो IMF से हमारे मामलात ऑन एंड ऑफ रहते हैं, और जो मुल्क की इकॉनमी के अंदर जो कह लें कि एक्सट्रीम राइज हम देखने में आ रहा है कि जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, और अभी आए रोज़ कोई ना कोई एहतजाज, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती रहती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आने का नाम नहीं ले रही। ताहा अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, उनके हवाले से हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ताहा साहब आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो भी हम मुल्क की सूरत हाल की बात करें, मैशत की बात करें, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट था कराची को लेकर और जो बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई थी, आप चूँकि कराची के अंदर एक बहुत अहम स्टेक होल्डर हैं और आप लोग भी ओन करते हैं कराची को, जी कराची के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची हम कहीं ना कहीं कहें कि निगलेक्ट होता है और अभी जो वहाँ पे हम हालात वाक़यात देखते हैं उस तरह से उनमें बेहतरी नहीं आ पा रही है। सो पहले जो प्राइम मिनिस्टर को ये जो मशवरे दिए गए थे बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से, आप इन मशवरों को क्या समझते हैं, किस हद तक ये जो कह लें इन पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके लिए क्या कोशिशें करनी पड़ेंगी हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, कराची की एक अपनी अहमियत है। कराची जो है वो फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का। 67% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट को देता है और 97% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को देता है। इस पे बात हम बाद में कर लेंगे कि उसके बदले इस शहर को मिलता क्या है। देखें, इस शहर में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस शहर के लोगों का कॉन्फिडेंस जब तक बहाल नहीं होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी सही नहीं हो सकती। हमारे जितने ताजर बरादरी के भाई हैं उन्होंने जो मशवरे दिए उन पर ज़रूर अमल करना चाहिए। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना चाहिए ताकि यहाँ के बिजनेसमैन का एतमाद भी बहाल हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का भी चांस बढ़े। इसी तरह से फेयर टैक्सेशन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर पे अगर टैक्स स्लैब्स होने चाहिए कि अगर कोई बड़ा लैंडलॉर्ड है जो एग्रीकल्चर से इनकम हासिल कर रहा है तो वो भी टैक्स दे। एवरी इनकम शुड बी टैक्स्ड, चाहे वो किसी भी ज़राए से आ रही हो, या किसी भी जायज़ ज़राए से आ रही हो। इस वक्त हो ये रहा है कि आप उन्हीं लोगों को टैक्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको कोई टैक्स नेट में लाने की बात नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर आप देखें तो जनवरी से लेके आज तक 60 से ज़्यादा लोग इस शहर में स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस होगा जिस शहर में आप मोबाइल लेके सेफली नहीं घूम सकते, जिस शहर में आप अपनी गाड़ी में सेफली ड्राइव नहीं कर सकते। स्टेट की तो जिम्मेदारी है, हम अग्री करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आप लोग अहम स्टेक होल्डर्स हैं। ऑब्वियसली आप सिंध के अंदर तो अपोजिशन में है, लेकिन वफाक के अंदर तो आपकी कोalition गवर्नमेंट है। अब किस तरह से आप लोग भी सजेशंस दे सकते हैं ऑब्वियसली इन मामलात को बेहतर करने के लिए कि कराची निगलेक्ट ना हो? जिस तरह से आपने खुद कहा कि एक बिजनेस हब है, फाइनेंशियल हब है, इसकी एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए क्या अब बातें हम सब क्रिटिसाइज सब कुछ करते हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है ना किसी को। देखिए, इसमें हम इंशाल्लाह अपना शेडो बजट भी पेश करेंगे। बजट आने से पहले हर साल MQM की रिवायत रही है कि उन्होंने एक शेडो बजट दिया जिसमें आप अपनी तजवीज़ भी देंगे। और मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनको मज़ीद टैक्सेस की जद में लाने के बजाय जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स ना देने वालों के ख़िलाफ़ सज़ाएँ सख्त की जाएं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए। देखें, हम तो इस शहर को ओन करते हैं, इस शहर का मैंडेट हमारे पास है और इस शहर में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, इस शहर के लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है और डोनेट भी किया है। हम तो ये चाहते हैं कि इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के लिए भी हम सोल्यूशंस बता रहे हैं। हम
प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बन रहे, हम तो सोल्यूशन का पार्ट बन रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप लोकल पुलिसिंग करें, आप इस शहर के अंदर वो पुलिस वाले लगाएं जिनका स्टेक इस शहर के अंदर हो। हम किसी ज़बान की बुनियाद पे नहीं कह रहे, इस शहर में बसने वाला सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, हर कोई इस शहर में रहने वाला हमारा भाई है। हम ये कहते हैं कि इस शहर में वो एसएचओज होने चाहिए जिनकी बेस इस शहर में हो, जिनको इस शहर की डायनामिक्स का पता हो, जिनकी रूट्स इस शहर में हो, जो इस शहर के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो तो पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। ये तो हो गया चंद पहलू जो हम कराची के मेजर मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। जी आप उसके अलावा हमने 3 आईनी तरमीम जमा कराई हैं जिसमें लोगों के मसाइल हल करने की बात कर रहे हैं हम लोग, और वो आईनी तरमीम जो हैं जो हमने डिमांड की है, वो 3 आईनी तरमीम जो हैं वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हैं, और वो सिर्फ कराची के लिए नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। जब आपके फैसले, आपको आज अगर गटर का ढकना भी लगाना हो तो वजीर बल्दियात की तरफ देखना पड़ता है या वजीर आला की तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है ताज साहब, मैं ज़रूर चाहूँगी कराची BRT के हवाले से भी हम बात कर ले। डिले हो गई है 4 महीने, बजट तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर हम BRT के वैसे कन्वीनियंस या सहूलत की बात करें तो 6 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ लोग जो सुबह ट्रैवल करते हैं, कराची में ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट का मसला है और 30 लाख शहरियों को ये फैसिलिटेट कर सकती है। डिले क्यों है? फिर जब डिले है तो इसको कंप्लीजन की जानिब भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक मंसूबा है, रिलीफ दे रहा है आवाम की सहूलत के लिए, तो उसमें डिले किस बात का है? टाइम से क्यों नहीं ख़त्म होता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली उस तरह की संजीदगी कराची को लेके किसी भी हुकूमत की हमें नज़र नहीं आती जिस हिसाब से कराची कंट्रीब्यूट करता है। चाहे इससे पहले की हुकूमत हो, ये वाली हुकूमत है, हम इसका हिस्सा ज़रूर हैं और हम अपने हिस्से का काम भी करते रहते हैं, अपने हिस्से के लिए इस शहर के लोगों को फैसिलिटेट भी करते रहते हैं। हम लोग इस हुकूमत, पिछली हुकूमत में थे तो हमने मरदमशुमारी कराई, टाइम से पहले कराई, और इस शहर की 1.5 करोड़ की आबादी जो गायब कर दी गई थी उसमें से 50% रिकवर करा ली है। 50% और रहती है, वो भी करा लेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से इस शहर की हल्का बंदियाँ जो ख़राब करती गई थी उसको भी दुरुस्त कराया। बल्दियाती इलेक्शन के 1 दिन के बाद पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला जिसमें ये बताया कि 53 यूसियाँ इस शहर में बढ़ा दी गई हैं, लेकिन वो बल्दियाती इलेक्शन उन 53 यूसियों के बगैर करा दिए गए। 53 यूसियाँ एक छोटा शहर बनती हैं। तो हम तो अपने हिस्से की आवाज़ वफाक में भी लगाते हैं, सिंध में भी लगाते हैं और आइंदा भी लगाते रहेंगे। हर मंसूबे के लिए कराची के हम कहते हैं कि इसको डिले ना किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शहर के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। ये वो शहर है जिसके लोग सबसे ज़्यादा एब्सोल्युटली कराची के हवाले से और उसकी आवाम के हवाले से हम सबके हमेशा बड़े कंसर्न रहे हैं कि सबसे बड़ा सूबा है, फिर उसके बाद शहर है, उसमें जो कह लें एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, मईशत के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कर भी सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये निगलेक्ट होता है। और यहाँ के मसाइल बेसिक मसाइल हैं जिसमें स्ट्रीट क्राइम है, हम ओवरऑल जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर बार बार बात करते हैं कि जब तक शहरियों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक वो सूबे के लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हमने इस हवाले से मौक़िफ़ लिया MQM का। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। हम ब्रेक के बाद वापस आ गए और आप सोच रहे होंगे कि मैं सेट से निकल के बाहर क्यों आ गई हूँ। आज हम आपको अपने एक नए सेगमेंट का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं जिसका नाम है कारिस्तानी। और कारिस्तानी के नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कार्स को लेकर वैसे तो ये कौम बड़ी पैशनेट है और जब भी हम सोशल मीडिया देखते हैं कुछ ना कुछ नई कार को लेकर या उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखकर लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी होता है और नई नई गाड़ियां जब मार्केट में आती हैं तो उनका इंटरेस्ट लेवल और भी बढ़ जाता है। और सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जब आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या आप सोचते हैं किसी गाड़ी को ख़रीदने के हवाले से तो सबसे पहले ख्याल ये आता है कि जी क्या क्या इसके टेक्निकल पॉइंट्स होंगे, क्या इसके फ़ीचर्स होंगे, इसकी ड्राइव कैसी होगी, इंटीरियर कैसा होगा। सो इन सारी चीज़ों को अपने इस सेगमेंट के अंदर केटर करने वाले हैं। और आजकल तो इको फ्रेंडली कार्स का एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी आ गया कि जो
इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, जिसमें से हमें धुएं और ये दीगर चीज़ों से निजात मिले, और दुनिया पूरी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। सो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे इनकी गाड़ी के हवाले से भी पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये कार जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उमर इदरीस साहब हमारे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम उमर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप थोड़ा सा आगे आएँ कैमरे के पास, ताकि हमें डिस्कशन का मौका भी मिले। आज हमारा सेगमेंट है जी कारिस्तानी जी, और आज हम आपकी कार के हवाले से जानेंगे ये कौन सी कार है, और फिर थोड़ा सा इसके हमें फीचर्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी बताएं। सो इट्स अ BMW i7 X60 एंड ये फुल इलेक्ट्रिक है, और इसकी लाइक 620 BMW क्लेम करता है इसकी ऑल इलेक्ट्रिक पे इसकी पावर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दीगर चीज़ें भी हैं, अब तो लोग प्रेफर भी करते हैं। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोग पाकिस्तान में रिलक्टेंट भी बहुत होते हैं कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे, लॉन्ग रूट्स पे उस तरह से नहीं चलेंगी। थोड़ा सा इस कार के फीचर्स को लेकर भी हमें देखने वालों को बताएं। इसके अंदर सब कुछ है, बिकॉज इट्स अ लग्जरी कार, राइट? लग्जरी कार, सब ठीक है। कुछ है, मसाजर शीट्स ऑल, मतलब आप कुछ wow. भी कहें वो हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी आपको। और ड्राइव कैसी है? मुझे तो ड्राइविंग को लेके मैं एक्साइट हूँ कि ड्राइव कंफर्टेबल है, कैसा है? ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है और बहुत पावरफुल भी है। पावरफुल भी है, बहुत, ओके। बहुत ज़्यादा लग्जरी ड्राइव है इसकी, आप ड्राइव करेंगे आपको पता चलेगा। ज़बरदस्त। पहले तो हम थोड़ा सा अंदर बैठते हैं इस गाड़ी के और इंटीरियर को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आई रिक्वेस्ट हिम कि मैं इसको ड्राइव भी कर सकती हूँ या नहीं। हम गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। अब मैं उमर साहब आपसे चाहूँगी कि आप इस गाड़ी के फ़ीचर्स को हवाले से भी बताएं कि किस तरह के फ़ीचर्स हैं। ऑब्वियसली बैटरी में तो बहुत लग्जरी लग रही है, लेकिन ज़ाहिर फ़ीचर्स भी उसके बड़े मुख्तलिफ होंगे। हाँ, इसमें जो सबसे अच्छा फ़ीचर है जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आई थी, इसके ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग एंड ओपनिंग डोर्स हैं। ओके। अगर आप अंदर बैठे हैं, आपने बाहर उतरना, तो आप बटन क्लिक करेंगे तो डोर ऑटोमेटिकली खुलेगा, और बाहर से बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डोर क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। उसके बाद इसके अंदर ये एम्बिएंट लाइटिंग है। ठीक है। आप जब मर्जी जैसे मर्जी अपने मुताबिक इन लाइटों को कर सकते हैं, वो पूरी गाड़ी में अच्छा एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर 5 मोड्स होते हैं। ओके। अच्छा, नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर वैसे तो ओवरऑल भी लोगों को लगता है कि ये बड़ी लग्जरी कार है, बड़ी गाड़ी है, ख़वातीन ड्राइव नहीं कर सकती है। वैसे भी मेरा बहुत सख्त इख्तलाफ रहता है, नॉर्मली जब भी कोई रोड पे गलती होती है लोग डालते हैं खातून चला रही होंगी। तो ये आप भी कहते हैं? बिल्कुल ऐसे होता है। ये क्यों कहते हैं आप? पहले तो मुझे ये बताएं। क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल मुझे लगता है कि वो फोकस नहीं होती गाड़ी। अच्छा। साइड, वो सिर्फ गाड़ी पे फोकस होती है, स्टीयरिंग व्हील पे होती है, तो बस जिधर भी मैंने चले जाना, वो साइडों पे फोकस नहीं करती है। चले, आपको अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मैं ये गाड़ी चला लूँ तो आपको डर तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इट्स वेरी स्मार्ट। ओके। फ्यूचरिस्टिक है, ये स्मार्ट है, आपको खुद ही से गाइडेंस देती रहेगी कि इधर कुछ है, इधर कुछ ओके, है। सेंसर्स एंड ऑल दैट। वो चीजें हैं, आपको साइड मिरर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपकी गाड़ी फुटपाथ पे वाइब्रेट कर जाएगी। इससे पहले आप चलाएं तो मैं आपको गाड़ी की बैक पिछली सीट वाले जो आप फीचर्स बता रहे थे, हाँ, बिल्कुल। चले जी, मैं गाड़ी भी चलाती हूँ। प्रे फॉर मी, अल्लाह मियाँ खैर आफियत से ये जहाँ तक जहाँ मैंने जाना है गाड़ी में चला के वापस लेकर आती हूँ, मुझे ड्राइव का भी आइडिया होगा और फीचर्स भी देखते हैं। लेट्स गो। ये वाला, ओके, परफेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये पूरी स्क्रीन है, थिएटर मोड है, आप इस पे लॉन्ग रूट्स पे जो पीछे वाले लोग हैं ना भाई, उनके लिए सही है कि वो आराम से, साउंड इसका सिस्टम बहुत अच्छा है, ओवरऑल थिएटर की एक फील सी आती है। सो इट लुक्स नाइस, वेरी नाइस। ये सीट्स हैं, आप सीट्स की पोजीशन अपने मुताबिक कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे आपके उस टैब में ठीक है, ये स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आप सीट को जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें, आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। और ये मसाजर चेयर्स हैं, राइट? मसाजर शीट बैक पे मसाजर शीट्स हैं, दोनों के कंफर्ट सीट्स हैं। और ये आप इस स्क्रीन पे आप जो मर्जी एंजॉय कर सकते हैं, मूवीज आप जो मर्जी देख लें। अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आपके लिए तो बैक सीट्स तो बहुत अच्छी हैं। इट्स अ लग्जरी, आपको पता ही नहीं चलना रूट का, आप कैसे आप कर सकते हैं। वायरलेस
वायरलेस चार्जर। अच्छा, मैं अब ये गाड़ी चला लूँ? हाँ बिल्कुल चला लो। ठीक है, डन। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नॉर्मली इसकी पावर का बड़ा होता है कि जी पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की नॉर्मली पावर इतनी अच्छी नहीं होती। इसकी पावर के हवाले से बताएं। 545 हॉर्स पावर गाड़ी, ठीक है, और ये 0 to 100 इसका अराउंड 4.2 और 4.3 सेकंड्स है। ओह वाओ। हाँ जी, अच्छा, बहुत ज़्यादा इसका क्विक रिस्पांस है, इसलिए मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था कि रेस नहीं देनी आपने। आप ब्रेक से मैं बहुत ध्यान से नाज़रीन चला रही हूँ। सारा कोट लखपत देख रहे नाजरीन, शूट हो रहे थे। देखो जरा तुसी सारे। ओ भाई हौसले से चलाओ। मेरी नहीं है, ट्रस्ट भी मेरी नहीं है। ओए ओए, वेरी इंटरेस्टिंग। देखने वालों को बताया मैंने कैसी गाड़ी चलाई। बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, मुझे नहीं फील हुआ कि लेडीज गाड़ी चला रही। क्या मतलब, ये कितनी जेंडर बाइस बात की इन्होंने, लेडी गाड़ी चलाई है। वरना आपको एंजाइटी होती है खवातीन। नहीं, आज ये गाड़ी बहुत अच्छी है चलाने में, सो आई लव्ड इट। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी गाड़ी मुझे चलाने के लिए दी। आई रियली लाइक्ड इट, और आपने हमें इस सेगमेंट में भी ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए। अब एक अहम टॉपिक जिस पे आज हमने बात करनी है किसानों के हवाले से, और आज एक्सपेक्टेड है कि किसान जो है पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज भी करेंगे। उनके जो कंसर्न्स हैं जिनको लेकर उन्होंने एहतजाज तक ये नौबत आई है, और ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इस पे जो पॉलिसीज़ हैं उस पर उनको इख्तलाफात है गंदम की ख़रीदारी को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली किसानों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जी इस सारे प्रोसेस के अंदर उनके हकूक़ की जो है पामाली की गई है, पॉलिसीज़ के अंदर उनके कंसर्न्स को नहीं मद्देनज़र रखा गया। इसी पर आज एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन उससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने आज पीर के रोज़ इजलास बुलाया है, जिसमें मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं उस पर नज़रसानी को लेकर, और वज़ीर ख़ुराक जो बिलाल यासीन साहब हैं उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम मुतवक्के हैं कि एहतजाज की नौबत ना आए। अब भी इस इजलास को लेकर भी जो अपडेट होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, किसानों के जो कंसर्न्स हैं उस पर हम तजिया ले लेंगे। हमारे साथ मलिक अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे, अपोजिशन लीडर भी हैं, और इसके साथ साथ PIC के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद भी देंगे, अपोजिशन लीडर के साथ साथ IPC के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये जो एहतजाज के हवाले से बात कर रहे हैं किसानों को लेकर, जो काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप बतौर अपोजिशन लीडर इसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरमला हसन का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है। तो दूसरी बात यह है कि वो पार्टी का एक फ़ैसला है, पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर लगाई है, मैं इंशाल्लाह अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि उसको पूरे तरीके से सर अंजाम दूँ। जो अब गंदम की बात कर रहे हैं जी, गंदम का तो देखें इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सूबे का। ये जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर है, और इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है सूबे को चलाने का, तो अब गंदम का जो बहरान है वो तो अब इनसे काबू नहीं आना। और जो उनके चचा साहब करके गए कि उन्होंने कहा है जी पास्को को, तो उनको तो ये पता ही नहीं है कि पंजाब में पास्को है कहाँ। पंजाब में चंद ज़िले हैं, वो तो सेंट्रल पंजाब के चंद ज़िले हैं जहाँ पे पास्को है ही नहीं, और कुछ एरिया जनूबी पंजाब का है। तो मैं तो सिर्फ ये आपको ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं ये डिज़ास्टर हैं सूबे के लिए। इन्होंने सबसे पहले इनको ये तयन करना चाहिए कि जो गंदम सरप्लस थी उस वक्त इनको गंदम मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। अगर ये गंदम मंगवा रहे थे
तो इनको इंटीमेट करना चाहिए था कि आप ज़्यादा किसानों को कि गंदम न काश्त करें। अब किसान ने गंदम काश्त की है, किसान बम्पर क्रॉप हो रही है, और ये इस वक्त तक कोई पॉलिसी गंदम की नहीं है। पंजाब को तो इन्होंने किसान को तो बर्बाद करके रख दिया है। इनको तो सड़कों के घसीटना चाहिए। जो हाल ये पंजाब का इन्होंने किया और किसान का जो हाल हुआ है, देखिए 40 लाख टन इनका टारगेट होना चाहिए था, और अभी ये कह रहे हैं 18 लाख टन। तो बाकी गंदम कहाँ जाएगी? 6 बैग ये कह रहे हैं पर एकड़ हम देंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि पर एकड़ 15 मन हमारी पैदावार होगी? देखें ये क्या मजाक है। ये तो इन्होंने तो इस वक्त जो पोजीशन है, इन्होंने किसान को बर्बाद करके रख दिया है। और इस वक्त गंदम जो है वो पड़ी है ज़मीन पे खुले आसमान तले, और किसान बेचारा बैठा है, और इनको इन किसान की बददुआएं ले जाएंगी। ये जो कहते थे मैं फलां को सड़क पे घसीटूंगा, फलां को घसीटूंगा, अब इनको घसीटना चाहिए। और अब ये घसीटें उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया था गंदम इंपोर्ट करवाने का। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसान अब धरने दे रहे हैं। अब ये तो हुकूमती सतह पे आपने बात की ना कि जी हुकूमत को ये करना चाहिए था, ये मामला थे, लेकिन बतौर ऑपोजिशन लीडर आप इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या किरदार अदा करेंगी? और जो गंदम का बहरान भी खुदा न खास्ता हो सकता है अगर किसान जो है एहतजाज की तरफ आ जाते हैं। देखिए बात यह है जी कि किसान जो धरने दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी सामने आ चुकी है। हमारी कोर कमेटीज़ में हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान की सबकी ये हदायत है कि हम किसान के साथ खड़े हैं। और जो इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है गंदम न ख़रीदने की, यानी मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये खसारे का सौदा है, तो गंदम जैसी फूड प्रोडक्ट पे वो फ़ायदा और नुकसान देख रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसान के साथ है। जहाँ पे एजिटेट करेंगे किसान साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ होगी, और जिस फोरम पे कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ पहुँचेगी। ठीक हो गया। आप बतौर सीनियर सियासतदान, और अब चूंकि आपका रोल अपोजिशन लीडर के हवाले से भी है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को कारकर्दगी के हवाले से किस तरह समझते हैं कि पंजाब के अंदर उनकी जो कारकर्दगी है वो कितनी है? देखिए पहले तो मैं कोई 1-2 नंबर दे देता, जब से उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है तो अब तो ज़ीरो है। क्योंकि जो उस बीबी का जो हाल है, देखें स्टार प्लस ड्रामों की तरह तो वो चला रही हैं। कोई उनका विजन नहीं है, कोई डिज़ास्टर है वो पंजाब के लिए। मुझे उसको 2 महीने हो गए, मुझे एक काम बता दें कि उन्होंने किया हो। 300 यूनिट कहाँ गए? अच्छा, उस पर निगहबान आटा पे उन्होंने वालिद साहब की फ़ोटो लगा दी। यानी वो एक किस तरह चला रही हैं जिस तरह कोई शहनशाहियत का उनका दौर है। तो ये उनके घर की मेरास है, ये पंजाब हुकूमत इस तरह चला रही है। मेरे ख्याल में तो वो डिज़ास्टर हैं, वो फ्लॉप हो चुकी है, टोटल फ्लॉप है। ठीक हो गया। पंजाब के हवाले से ही हम बात करेंगे, चूँकि अभी हम पूरे मुल्क में वैसे तो महंगाई है, पंजाब को हम क्या कहें, ओवरऑल सूरत हाल ही कुछ ऐसी है। आप हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या बतौर अपोजिशन क्या ऐसी डिमांड्स आप रखते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले? क्योंकि ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं घूम फिर कर उस आवाम को ही निगलेक्ट कर देते हैं जो सारी बेचारी मुश्किलात का शिकार रहती है कहीं ना कहीं। देखिए मेरी बात सुने, डिमांड या उम्मीद उससे की जाती है जो अवामी नुमाइंदा गवर्नमेंट हो, जो फार्म 47 की पैदावार हो। उसको आप क्या समझते हैं? एक जेली मैंडेट है इनके पास, इनके साथ मैं क्या डिमांड करूं? इनको सिवाय अपने अल्ले तल्लों के इनको क्या फ़र्क पड़ता है? 2.5 करोड़ के इन्होंने टायर डलवा दिए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इनसे डिमांड और इनसे उम्मीद तो तब रखूं कि इनके पास हकीकी मैंडेट हो। तो इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, तो मैं इनसे कोई उम्मीद नहीं रखता, और ना ही इसलिए कोई डिमांड रखता हूँ कि ये अवाम की, पंजाब के अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है, नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते आप। अच्छा, दूसरी जानिब हमने कल नामजदगी भी की गई है इसाक डार साहब की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म। कैसे देखते हैं इसाक डार साहब की इस नामजदगी को आप बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म, मलिक साहब? देखिए बात ये है कि मैं उसको क्या मैंने देखना है, उनका समझ नहीं है। उन्होंने डिप्टी वज़ीर आज़म की पोस्ट क्रिएट कर दी है, किसी को वो डिप्टी गवर्नर बना दें, किसी को वो डिप्टी अपने रिश्तेदार को वज़ीर आला बना दें। चूँकि ये जो
इक़्तिदार है ये वो समझते हैं कि हमारे घर की लौंडी है। उनका जो है उनका ज़हन है टोटल, जो उनका ज़हन है वो शहनशाहियत और फस्ताइयत का है। जिस तरह रूल ऑफ लॉ इस वक्त पंजाब में ख़त्म हो चुका है, तो मैं उस पर क्या बात करूँ। वो इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, उनकी भूख ख़त्म ही नहीं हो रही। अवाम मर रही है लेकिन उनकी भूख इसी तरह जारी है। अनफॉर्चुनेटली अवाम तो बेचारी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होती ही रहती है। आपकी टॉप लीडरशिप क्या कम बैक करने वाली है, और क्या इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें हो रही हैं नतीजा खेज़ हो सकती हैं? देखिए जी, कम बैक इंशाल्लाह चूँकि लोग हमारे साथ हैं, कम बैक इस सेंस में तो कर रहे हैं। मुज़ाकरात कभी भी सियासतदान के बाअख्तियार जो इदारे होते हैं या बाअख्तियार सियासी जमातें होती हैं, इवन मैं तो ये कहूँगा उनके साथ सियासतदान कभी भी अपने दरवाज़े बंद नहीं करता। सही। बट इधर सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। इधर हमारा चेयरमैन, हमारा इमरान खान लीडर, जो कि पंजाब का, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है और सिंगल लार्जेस्ट हमारी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पंजाब में और चारों सूबों में। तो इधर चूँकि थोड़े हालात मुख्तलिफ हैं, तो ये जो लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन कुछ TORs पहले तय करने पड़ेंगे। ठीक है, जो लीडरशिप कहेगी उसके मुताबिक ही करेंगे। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा जो सूरत हाल है सियासी उस पर तो कमेंट किया, लेकिन साथ साथ किसानों के मसाइल को लेके भी उन्होंने बात की है कि एड्रेस होने चाहिए। और जब हम हुकूमत की बात करते हैं, मौजूदा जो हुकूमत इक़्तिदार के अंदर होती है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये वो लोग हैं जिनके लिए पॉलिसीज़ इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिनके लिए मामलात इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि इनको एहतजाज तक की नौबत तक ना ही आना पड़े तो बेहतर है। अल्लाह करे कि आज जो मरीम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने जो इजलास बुलाया उसमें जो फैसले किए जाए, जो भी रिलीफ देने की कोशिश की जाए और ये बात एहतजाज की हद तक ना पहुँचे, इसको अवॉइड किया ही जाए तो बेहतर है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।